Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to begin week 9th of our online lecture series, and today it will be lecture number 22. We have three different topics which we will be studying today. पहला जो है इनमें से ये एक माइनर टॉपिक है एंड एक्चुअली इट इज़ ए रेमिनेंट ऑफ आवर प्रीवियस लेक्चर, दैट इज़ ग्लोबल वार्मिंग. तो ये एक छोटा सा मौजू है, इस पर हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे. एंड देन वी हैव टू बिट मेजर टॉपिक्स, और वो हैं, वन ऑफ देम इज़ ओजोन डिप्लीशन एंड देन वी हैव एसिड रेन्स. तो एज we can remember in our previous lecture or lecture number 21, we were studying what is the greenhouse effect which occurs due to air pollution. And due to greenhouse effect, a phenomenon is caused which is called as global warming. तो थोड़ी सी इसकी डिस्कशन पहले भी हो चुकी है, मैं थोड़ा सा इसको रिपीट करूं ताकि हमारा जो पिछला लेक्चर था उसका और इस लेक्चर का आपस में रब्त कायम कर सकें. ग्लोबल वार्मिंग इज़ ए फिनोमिनन विच अकर्स ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट, एंड इन दिस फिनोमिनन all our earth, all our globe is being getting hotter and hotter, it is getting warmer and warmer. और उसकी वजह ग्रीन हाउस इफेक्ट है जो कि एयर पोल्यूटेंट्स यानी ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से होता है. अब ये बात पहले हो चुकी है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है ना, दैट इज़ स्टेडीली इंक्रीजिंग, स्पेशली फॉर द लास्ट 2 or 3 centuries. अब जो बात आज हम करेंगे वो ये है कि ग्लोबल वार्मिंग अगर होती है तो व्हाट अफेक्ट्स इट काज. इनमें से सम ऑफ देम आई हैव रिटन हियर. ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो असरात ज़मीन के ऊपर महसूस होते हैं उनमें से एक तो ये पहला मैंने लिखा है, that is the melting of ice and the melting of glaciers, and then we have the melting of polar ice caps. ये जो आइस, ग्लेशियर्स और पोलर आइस का कैप्स का मेल्ट होना है, it brings more water into our river systems, and it certainly leads to more water in oceans, क्योंकि all over the world it happens that larger rivers of our global ecosystem, they get emptied into different oceans. तो ये ऐसे ही है कि अक्सर दरिया दुनिया के जो है ना वो समंदर में गिरते हैं. अगर दरियाओं में इनका पानी ज़्यादा मेल्ट होने की वजह से ज़्यादा आएगा दरियाओं में, और तो ओशंस में पानी ज़्यादा जाएगा. एंड ड्यू टू दिस मेल्टिंग ऑफ आइस एंड ग्लेशियर्स एंड पोलर आइस कैप्स वी हैव मोर वाटर, वी गेट लार्जर क्वांटिटीज़ ऑफ वाटर इनटू आवर ओशंस. और इस वजह से ओशंस का लेवल जो है ना, वाटर लेवल, that is steadily increasing or rising. तो पानी की सतह समंदर में बुलंद हो रही. एक वजह ज़्यादा पानी का समंदरों में और दरियाओं में आना है, और दूसरी वजह टेम्परेचर की वजह से थर्मल एक्सपेंशन भी होती है. तो वाटर जो है ना समंदरों में या दूसरे जो वाटर के रिजर्वायर्स हैं उनके अंदर, इट हैव एन effect in which it will be feeling a bit of expansion due to more temperature. तो लिहाजा
वाटर का जो लेवल है वो समंदरों में राइज हुआ है और इससे जो कोस्टल सिटीज़ हैं या जो कोस्टल एरियाज़ हैं दे आर बीइंग थ्रेटेंड with submergence, they are being threatened with drowning or they may be covered with rising level of waters. तो जो कोस्टल सिटीज़ हैं जैसे कराची है, न्यूयॉर्क की हार्बर है, लंदन है, नॉट इन नियर फ्यूचर बट इन द लॉन्ग रन सर्टनली दे कम अंडर वाटर. और कई सिटी या कई मुल्क पहले ही इस चीज़ को ये चीज़ उनमें महसूस की जा रही है, जैसा कि मालदीव है कि वाटर लेवल जो है ना वो इतना इंक्रीज़ हो गया है कि जो सरफेस एरिया या ग्राउंड लेवल है इस कंट्री का, मालदीव का, वो बिल्कुल ऐसे ही बन गया कि जैसे एक गिलास जो है ना वो हमने वाटर टब के अंदर उसको डिप किया हुआ. तो लिहाजा सिटीज़ लाइक दीज आइलैंडिक सिटीज़ जो हैं जैसे कि मालदीव है, मालदीव का कंट्री है, ये ख़ास तौर पर वनरेबल हैं इस फिनोमेनन की वजह से, यानी मेल्टिंग ऑफ आइस की वजह से, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स की वजह से और मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप्स की वजह से. तो लैंड जो है ना वो डिसअपीयर हो रही क्योंकि ओशंस की जो वाटर है ओशंस का वो एक्सपेंड होके कोस्टल एरियाज में फैल रहा है. One more effect of global warming is change in weather and climatic patterns. So it is often felt that areas which had more rains in the past they are having less and less rains. तो लिहाजा मौसम में इस तग़य्युर व तबद्दुल की वजह गालिबन ग्लोबल वार्मिंग है. और वो एरिया जो एरिड थे, जो डेजर्ट एरिया थे दुनिया के, वहाँ पे शायद बढ़ रही हैं रेंस, या एटलीस्ट अगर ऐसा नहीं भी हो रहा तो देयर इज़ अ चेंज इन पैटर्न्स ऑफ वेदर के जिन सीजन्स में बारिशें पहले कम होती थी उनमें ज़्यादा होना शुरू हो गई हैं और जिन सीजन्स में कम होती थी ज़्यादा होती थी उनमें कम होना शुरू हो गई हैं. तो ये चीज़ जो है ना इट इज़ बीइंग सीवियरली फेल्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड. और जब बारिशों का और वेदर का पैटर्न चेंज होता है तो इट इज़ वेरी क्लियर दैट वी ह्यूमंस हैव सेटल्ड इन दोज एरियाज, वी हैव एस्टेब्लिश्ड आवर लार्जर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ एंड आवर अदर हैबिटेशंस इन दोज एरियाज विच हैड मोर रेन्स और विच वर फर्टाइल ड्यू टू फ्रीक्वेंट रेन्स. तो अब ऐसा अगर हो कि ऐसे फर्टाइल एरियाज़ कि जैसे दरियाए नील के किनारे थे या जैसे रावी के किनारे थे, लाहौर आबाद हुआ, इस जगह बारिशें अगर कम होना शुरू हो जाती हैं और ये जगह जो हैं इस तरह की दुनिया में जो बड़ी बड़ी ह्यूमन पॉपुलेशंस हैं उनमें इस तरह का अगर तगय्युर आता है कि बारिशें वहाँ कम होती हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, तो सर्टनली दीज सिटीज़ विल बी डिजर्टेड एंड इट विल बी अ नाइटमेयर ह्यूमन प्रॉब्लम. अल्लाह ना करे ऐसा हो और हम किसी हद तक ग्लोबल वार्मिंग को और ग्रीन हाउस इफेक्ट को काबू कर सकें. इसी तरह से एक और बड़ा सीवियर किस्म का प्रॉब्लम है विच इज़ एसोसिएटेड विद ग्लोबल वार्मिंग एंड दैट इज़ रिडक्शन इन ऑक्सीजन डिसॉल्विंग पावर ऑफ आवर waters. Water which is present on our globe and which supports lot of aquatic life, and that aquatic life depends upon oxygen dissolved in water for their respiration. तो मैं ये कह रहा हूँ कि सांस लेने के लिए जो आबी हयात है, जो समंदर की, जो दरिया की ज़िंदगी है, पानी की जो मखलूक है, उसको ऑक्सीजन पानी के अंदर जो डिज़ॉल्व होती है वो इस्तेमाल करना पड़ती है ब्रीदिंग के लिए, सांस लेने के लिए, तनफ़्फ़ुस करने के लिए. एंड व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, ऑक्सीजन होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द वाटर डिक्लाइंस. So there is a
इनवर्स प्रपोर्शन बिटवीन दीज टू वेरिएबल्स, यानी अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो पानी की ऑक्सीजन को अपने अंदर हाल रखने की ताकत कम होती है। तो लिहाजा दुनिया में टेम्परेचर बढ़ने से, ग्लोबल वार्मिंग होने से जो वाटर है वो गर्म हो रहा है और उसमें जो वो पानी है उसमें जो ऑक्सीजन हालशुदा है उसमें कमी हो रही है, और इससे जो एक्वेटिक लाइफ है वो सीवियरली इफेक्ट हो रही है। और यकीनन इससे जो हमारी एक्वेटिक फूड चेन्स हैं उनके ऊपर बड़ा प्रेशर डेवलप हो रहा है। और ये भी इट इज़ वन ऑफ द वेरी सीवियर, वेरी palpable problem which is associated with global warming। तो लिहाजा अगर हम ग्लोबल वार्मिंग को कम करना चाहते हैं तो हमें ग्रीन हाउस इफेक्ट को रोकना होगा, और ग्रीन हाउस इफेक्ट को रोकने के लिए वी हैव टू रिड्यूस ग्रीन हाउस प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, एंड सर्टनली इट ऑल is associated, it all depends upon ह्यूमन एक्टिविटी। तो अगर हम अपनी पॉपुलेशन को कम करें और उसके साथ साथ जो हमारा लग्जरी लाइफस्टाइल है इसको कम करें, अपनी ज़रूरियात को कम करें, रिडक्शन करें, रिड्यूस करें अपनी ज़रूरियात को, और ग्रीन हाउस गैसेस को कम करें, दरख्त कम काटें, तो मे बी वी कैन कंट्रोल ग्लोबल वार्मिंग इन नियर फ्यूचर। अच्छा, आज एक हमारा और मौजू है और वो ज़रा हम डिटेल से देखेंगे, वो है ओजोन डिप्लीशन क्या होती है। तो ओजोन ब्लू कलर की, ब्लूइश रंग की पंजेंट स्मेल वाली एक गैस है ओजोन, एंड इट इज एन एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जो है ना, विच इज फेमस गैस एंड ऑल लाइफ रेस्पायर फॉर रेस्पिरेशन नीड्स ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन अमूमी तौर पर डाई एटॉमिक होती है, लेकिन इसी ऑक्सीजन की एक फॉर्म ट्राई एटॉमिक भी है, यानी एलोट्रॉपिक फॉर्म है ऑक्सीजन की, जिसे O3 या ओजोन कहते हैं। इसको मैंने ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला भी ड्रा किया और इसका मोलेकुलर फार्मूला भी यहाँ मैंने लिखा है O3। तो ओजोन जो है ना, इट इज़ ब्लूइश पंजेंट गैस एंड इट इज़ एन एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, बट वी आर गोइंग टू स्टडी इट्स डिप्लीशन, यानी इसकी कमी हो रही है कुराए अर्ज़ के ऊपर, और इट इज़ दिस डिप्लीशन इज़ वन ऑफ द काजेज ऑफ एयर पोल्यूशन। तो इसलिए हम यहाँ पढ़ रहे हैं इसको। हम अभी मैं इंशाल्लाह इसकी लोकेशन किस जगह है ग्लोब के ऊपर, एंड व्हाट आर इट्स बेनिफिट्स एंड व्हाट आर द हार्म्स ऑफ इट्स डिप्लीशन आई विल बी डिस्कसिंग। लेकिन उसके लिए पहले मुझे एक छोटी सी डायग्राम ड्रा करना होगी। लेट अस सपोज ये हमारा ग्लोब है, हमारा हैबिटेशन सारी इंसानियत का, जिसे हम अर्थ कहते हैं, हमारा होम। तो इसके इर्द गिर्द, ये हमारे ग्लोब के इर्द गिर्द ये एटमॉस्फेयर है, यानी गैसेस और वाटर वेपर्स, जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, ये मौजूद है ये। और देन वी हैव ये एम्प्टी स्पेस, जिसे हम खला कहते हैं अक्सर। अच्छा, अब ये जो एटमॉस्फेयर है ना, इसका जो पहले तकरीबन 10 किलोमीटर है ना, ये ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर, इन 10 किलोमीटर एरिए को टोपोस्फियर कहते हैं। तो है तो ये भी स्फीयर की फॉर्म में, ये गैसेस का ये जो गोला हमारी ज़मीन के गिर्द लिपटा है, तो लिहाजा इसको स्फीयर बोलते हैं। और टोपो का मतलब है
कि इट हैव कन्वेक्शन इन इट, यानी इसमें हलचल रहती है, इसमें चूँकि बहुत ज़्यादा गैसेस भी हैं, वाटर वेपर्स भी हैं और ये खूब मूव करते हैं, तो दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड एज ट्रोपोस्फियर। और जो हमारी वेदर है ना, हमारा जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, यानी बारिशें होना, बादल बनना, वाटर वेपर्स का ज़मीन से एवेपोरेट होकर पानी का उड़ना, ये सारा असल में इसी में होता है। अच्छा, इस 10 किलोमीटर के बाद एटमॉस्फेयर का एक थोड़ा काफ़ी सारा और एरिया है जिसको हम, ये इधर को मैं ये शो करता हूँ, तकरीबन 50 किलोमीटर इसकी रेडियस है। ये स्ट्रेटोस्फीयर कहलाता। ये जो स्ट्रेटोस्फीयर है ना, ये 50 किलोमीटर इसकी यहाँ से यहाँ तक लेंथ बनती है, और अगर ग्लोब से देखेंगे तो तकरीबन 60 किलोमीटर। लेकिन ये स्टार्ट यहाँ से होता है, यानी जहाँ से हम कहते हैं कि ट्रोपोस्फीयर का एंड होता है, तो वहाँ से इसका आगाज़ होता है, इसका स्ट्रेटोस्फीयर का। It is called as stratosphere because it have thermal stratification in it. अगर ग्लोब से आप दूर जाएं यहाँ ट्रोपोस्फियर में, यहाँ तो टेम्परेचर कम होता है, यानी यहाँ अगर टेम्परेचर 15 डिग्री है तो यहाँ 14 डिग्री होगा, यहाँ 13 होगा, तो इट स्लोली डिक्लाइंस। लेकिन स्ट्रेटोस्फियर में टेम्परेचर्स के लेयर बने हुए हैं और इसमें टेम्परेचर स्लोली इंक्रीज़ होता है, यानी आप यहाँ अगर 25 डिग्री है तो यहाँ 30 होगा, यहाँ लेट अस सपोज 35 होगा एंड सो ऑन। तो बहरहाल स्ट्रेटोस्फियर से हमारा यहाँ कंसर्न है, क्योंकि स्ट्रेटोस्फियर हैव अ गैस विच इज़ कॉल्ड एज ओजोन। स्ट्रेटोस्फियर के अंदर गैसेस और दूसरी वाटर वेपर्स वगैरह जो है वो बहुत लेस कंसनट्रेटेड हैं, तो लिहाजा इट इज़ थिनर, इट ऑफर्स थिनर सिचुएशन दैन द ट्रोपोस्फियर। लेकिन इसमें गैस मौजूद है जिसे हम ओजोन या O3 कहते हैं। ये ओजोन वैसे तो पॉइजनस गैस है, क्योंकि ये रेस्पिरेशन को रोक सकती है, तो इट कैन किल लाइफ। लेकिन ज़मीन से इतनी दूरी पे इसका मौजूद होना, इट ऑफर्स लॉट ऑफ बेनिफिट्स बिकॉज इट बिकम्स अ वेरी इफेक्टिव बैरियर अगेंस्ट अल्ट्रावायलेट रेज विच कम विद अदर सन रेज एंड दे आर बम्बार्डेड टुवार्ड्स आवर ग्लोब, टुवार्ड्स आवर होम, टुवार्ड्स आवर अर्थ। मैं ये कह रहा हूँ कि जो अल्ट्रावायलेट रेज सन से आती हैं ज़मीन की तरफ, ये जो है ना ओजोन, ये उन रेज को रोक लेती है, इस तरह से फिल्टर होकर सनलाइट हम तक पहुँचती है। अल्ट्रावायलेट रेज जो है ना, इनके अभी मैं लिखता हूँ, दे कैन काज लॉट ऑफ डैमेजेस, दे कैन काज लॉट ऑफ हार्म्स एंड दे कैन ब्रिंग लॉट ऑफ डिसएडवांटेजेस टू लाइफ। तो लिहाजा अल्ट्रावायलेट को ओजोन फिल्टर कर लेती है या कर लेती थी कभी, तो इस ओजोन की अब डिप्लीशन हो रही है। और ये ओजोन की जो डिप्लीशन है ना, इसकी कमी की वजह से, ओजोन की कमी की वजह से, इसकी डिप्लीशन की वजह से वी आर हैविंग मोर एंड मोर अल्ट्रावायलेट रेज टू विच आर getting towards our globe and they are causing lot of problems for life. अच्छा, अब इसमें अल्ट्रावायलेट रेज क्या डैमेजेस कर सकती हैं ये भी हम देखते हैं, लेकिन उससे पहले हमें ये देखना होगा कि हाउ दिस ओजोन लेयर, दिस वन इज बीइंग डिप्लीटेड। तो इसकी जो सबसे बड़ी काज है ना ओजोन की डिप्लीशन की, वो है ह्यूमन एक्टिविटी, जो कि जनरेट करती है कुछ गैसेस जिनके मैं यहाँ नाम लिखने लगा हूँ।
chlorofluorocarbons, halogens, methyl chloroform. So these are the gases which are artificial, which are man-made, they are anthropogenic, यानी they are not natural gases. ये इंसान ने बनाई हैं. इनमें से कुछ बड़ी इफ़ेक्टिव किस्म की पेस्टिसाइड्स हैं, जैसे ये है. कुछ बड़ी अच्छी सॉल्वेंट्स हैं, जैसे ये हैं. और ये डाइज बनाने के लिए या कुछ दूसरे इंडस्ट्रियल पर्पसेस में इस्तेमाल होती हैं. और कुछ ये हैं जो कि बड़ी अच्छी रेफ्रिजरेंट्स हैं और प्रोपेलेंट्स हैं एरोसोल्स के लिए. तो ये गैसेस इंसान ने खुद अपनी ज़रूरत के लिए बनाई हैं, बट दे आर गेटिंग आवर ओजोन डिप्लीटेड. होता ये है कि ये गैसेस अगर ये किसी रेफ्रिजरेटिंग यूनिट एसी से, फ्रिज से, किसी आइस फैक्ट्री से लीक हो जाती हैं, तो दे गो अपवर्ड्स एंड देन दे रिएक्ट विद ओजोन. इनके रिएक्शन किस तरह से हो सकते हैं ये अभी मैं लिखता हूँ. लेकिन इनके रिएक्शंस की वजह से ओजोन जो है ना वो डिप्लीट हो जाएगी. और देन ओजोन की डिप्लेशन की वजह से अल्ट्रावायलेट रेज के आगे जो फिल्ट्रेशन की पावर है ओजोन की, वो कम हो जाएगी. तो लिहाजा अल्ट्रावायलेट रेज ज़्यादा आएंगी ज़मीन पे ओजोन के डिप्लेशन की वजह से. ये एक मैं लिखता हूँ इधर क्लोरोफ्लोरोकार्बन. तो देखें ये ओजोन के साथ क्या करती है. सबसे पहले तो होता ये है कि जब क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज यानी सनलाइट पड़ती है, तो ये कंपाउंड जो है ना क्लोरोफ्लोरोकार्बन इट ब्रेक्स और इसमें से क्लोरीन जो का ये जो एटम है ना ये सेपरेट हो जाता. इसका जो फ्लोरीन और कार्बन वाला हिस्सा यानी ये गालबन मिथाइल या इथाइल होगा, तो ये सेपरेट हो जाएगा और क्लोरीन सेपरेट हो गया. अब ये जो क्लोरीन है ना, क्लोरीन यू नो इट बिलोंग्स टू हैलोजन फैमिली ऑफ कंपाउंड्स एंड इट इज़ वेरी रिएक्टिव गैस. लिहाजा ये क्लोरीन जो है ना ये ओजोन के साथ जो खुद भी बड़ी रिएक्टिव है उसके साथ ये रिएक्शन करेगी. एंड व्हाट विल हैपन, वी विल हैव OCl, beside we will have one molecule of diatomic oxygen. तो लिहाजा जो ट्राईएटॉमिक ऑक्सीजन थी ना ओजोन, वो ब्रेक होकर डाइएटॉमिक ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गई है. एंड वी हैव वन OCl यानी ऑक्सीजन क्लोराइड मालिक्यूल, क्लोरो ऑक्साइड मालिक्यूल. ये जो क्लोरो ऑक्साइड मालिक्यूल है ना, इट इज़ इन इट सेल्फ वेरी रिएक्टिव एंड इट विल रिएक्ट विद अनदर ozone molecule, and then we will have these O3 beside this O we will have O2 plus O2 यानी we will have two diatomic molecular molecules and we will have one free oxygen again this one. तो लिहाजा ये फिर से दोबारा से it will be happily reacting with another ozone molecule. तो ये सिलसिला एक तरह से चेन रिएक्शन शुरू होगा. एंड वी हैव एस्टिमेटेड दैट वन सिंगल क्लोरीन मालिक्यूल, वन सिंगल क्लोरीन एटम ये जो है इट विल लीड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑलमोस्ट 100,000 मालिक्यूल्स ऑफ ओजोन. और इस काम के बाद हो सकता है ये जो है ना ये किसी ऐसे कंपाउंड के साथ, किसी ऐसी गैस के साथ रिएक्ट कर जाए कि फर्दर ये स्टेराइल हो जाए. लेकिन इसकी स्टेरिलिटी तक इट विल कंटिन्यू दिस प्रोसेस एंड इट विल कंटिन्यू टू डिस्ट्रॉय ओजोन. और
1 लाख तक मालिक्यूल अकेला क्लोरीन जो है ना वो डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये एक एस्टीमेट है हमारा। यही वजह है कि ओजोन जो है ना, जब से ये गैसेज हमने इस्तेमाल करना शुरू किए हैं, इट इज़ स्टेडली डिक्लाइनिंग। इस चीज़ को ओजोन डिप्लीशन कहते हैं। और जो ये इफ़ेक्ट है ओजोन डिप्लीशन का, ये थोड़ा कम ज़्यादा भी होता रहता है, लेकिन हर साल तकरीबन 3 से 4% ओजोन जो है ना वो दैट इज़ डिक्लाइनिंग। तो लिहाजा इसका जब 1970 से इंसान ने नोट करना शुरू किया, पहले इसकी डिक्लाइन का रेट कम था, फिर वो ज़्यादा स्पीडी हो गया, और अब तो 3 से 4% ओजोन जो है ना दैट इज़ गेटिंग डिस्ट्रॉयड अप एनुअली। और ये कोई अच्छी अलामत नहीं, क्योंकि अल्ट्रा वायलेट रेज की फिल्ट्रेशन जो है ना दैट इज़ आलमोस्ट बीइंग स्टॉप्ड, गेटिंग स्टॉप्ड अप। अच्छा, अब ओजोन का हमने देख लिया कि किस तरह से ये हो रही है, डिक्लाइन इसका हो रहा है। लेकिन अब हम देखते हैं कि अगर ये ओजोन डिप्लीट हो रही है तो देन व्हाट इज़ हैपनिंग टू आवर ग्लोब ड्यू टू ओजोन डिप्लीशन। सबसे पहली बात तो ये है कि अल्ट्रावायलेट रेज जो है ना, ये जब फिल्टर नहीं होती हैं एंड दे हैपन टू रीच डायरेक्टली टू द ग्लोब, दे कैन काज स्किन कैंसर, दे कैन काज कैटरैक्ट, यानी कैटरा या मोतिया जिसे आँख का कहते हैं, और जिसमें आँख का जो है ना हमारी कॉर्निया उसके ऊपर एक झिल्ली बन जाती है, हमारा लेंस जो है वो उसकी जो विजन की पावर है वो कम हो जाती है, इसको मोतिया कहते हैं। तो कैटरा डेवलप हो रहे हैं इसकी वजह से, अल्ट्रावायलेट की वजह से। फिर बड को, जो प्लांट्स के बड्स हैं उनको ये डिस्ट्रॉय करती है अल्ट्रावायलेट रेज। तो अल्ट्रावायलेट रेज प्लांट के बड्स को डैमेज कर सकती है, और ये जो ह्यूमन इम्यून सिस्टम है ना उसको भी वीक करती है। और गालबन यही वजह है कि वी आर हैविंग सम टाइप ऑफ कैंसर्स ड्यू टू द बम्बार्डमेंट ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज, क्योंकि इम्यून सिस्टम डिफेंड करता है हमें कैंसर्स के ख़िलाफ़। तो जब इम्यून सिस्टम ही वीक हो जाएगा तो वी मे हैव स्किन कैंसर्स बिसाइड्स अदर डिजीज़ एज वेल। फिर अल्ट्रावायलेट रेज सीवियरली अफेक्ट्स फाइटोप्लैंक्टन। तो ये 5th मैंने कोशिश की है कि वही आपको बताऊं जो आपकी बुक में लिखे हैं। तो फाइटोप्लैंक्टन ऐसे छोटे छोटे प्लांट्स हैं विच ड्रिफ्ट विद वाटर, यानी ये पानी के ऊपर दरिया में उगे होते हैं, समंदर में उगे होते हैं, बट दे आर नॉट रूटेड, दे ड्रिफ्ट विद वाटर। तो जिस साइड को वाटर वेव्स जा रही होती हैं दे ड्रिफ्ट टुवर्ड्स दैट साइड, दे आर कॉल्ड एज फाइटोप्लैंक्टन एंड दे आर एट द बिगिनिंग ऑफ फूड चेन्स। तो लिहाजा ये फ़िश की खुराक हैं और या दूसरे एक्वेटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म की डायरेक्ट खुराक बनते हैं। सो दे आर एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ फूड चेन्स एंड दे हेल्प सस्टेन द aquatic ecosystem, but due to the bombardment of ultraviolet rays they are being damaged, their population is getting thinner and thinner। तो ये अल्ट्रावायलेट रेज का एक और साइड एक इफ़ेक्ट है कि जो कि ओजोन की डिप्लीशन की वजह से ज़मीन तक पहुंचती हैं और फाइटोप्लैंक्टन को मुतासर कर रही हैं। इससे एक्वेटिक फूड चेन्स जो है उन्हें नुकसान होता है और अल्टीमेटली ज़ाहिर है इसका नुकसान इंसान को भी होता है। ये था आज की हमारी चंद बातें जो मैंने की। एक तो ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से थी, दूसरी ओजोन डिप्लीशन की वजह से थी। अब एसिड रेन के लिए आज टाइम नहीं बचा एंड वी विल इंशाल्लाह कंटिन्यू इट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर, बट लेट अस try to summarize what we have talked about today within 1 or 2 minutes. First was what are the effects of global warming. So I have discussed that global warming is causing
melting of ice caps like glaciers, like polar ice caps. It is getting more and more water into our water systems, and due to the rising of water levels, our coastal areas are being threatened with drowning. Then global warming have one more effect, that it is disturbing our weather and climatic patterns. And then oxygen dissolving or oxygen carrying capacity of our water ecosystems, or water is being reduced due to the global warming. तो ये 2-3 बातें हमने की. इसके बाद हमने ओजोन डिप्लीशन का देखा. ओजोन का मैंने कहा है कि ओजोन जो है ना, ये एक ब्लूइश और पंजेंट गैस है जो कि ऑक्सीजन का एलोट्रॉप है और ट्राई एटॉमिक फॉर्म में होती है. 3 एटम ऑक्सीजन के एक मालिक्यूल के अंदर मौजूद होते हैं. इट इज़ पॉइजनस गैस बट इट गिव्स अस बेनिफिट, not to us only but to all life present on our global ecosystem. This gas ozone is found in stratosphere almost 40 to 50 kilometer above our globe, and it filters ultraviolet rays which comes from sun towards our earth. तो लिहाजा जब ये अल्ट्रावायलेट रेज हम तक नहीं पहुंचती, we life remains safe. But due to the depletion of ozone, due to the chlorofluorocarbons and other ओजोन डिप्लीटिंग एजेंट्स जो कि इंसान ने पैदा किए हैं, ओजोन डिप्लीट हो रही है और इसकी डिप्लीशन की वजह से ज़्यादा अल्ट्रावायलेट ज़मीन तक आ रही है, विच इज़ काजिंग हेल्थ प्रॉब्लम्स सच एज स्किन कैंसर, सच एज weakened immune system, such as damaging of birds and other plant forms. Besides, it is having cataract, causing cataract in our eyes, and it also destroys phytoplankton, यानी स्मॉल या नन्हे पौधों को ये डिस्ट्रॉय करती है और इससे फूड चेन डिस्टर्ब होती हैं, क्योंकि जो चीज़ें वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो फाइटोप्लैंक्टन पे सबसिस्ट करते हैं, इसको अपनी फूड बनाते हैं, दे आर हैविंग lesser and lesser food, and due to this our food chains present in aquatic ecosystem are getting disturbed. तो ये आपका बहुत शुक्रिया सुनने का और देखने का. इंशाल्लाह कल हम दोबारा मिलेंगे in our lecture 23, and we will continue with acid rains, which is another effect of our air pollution. Thank you. Khuda Hafiz.